मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माई पाठशाला पर। मेरा नाम है विशाल एंड हम लोग आज फिर से कुछ नए शब्दों को सीखेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ वंस अगेन गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। चलिए, तो मैं लेकर के आ गया हूँ नया सेशन कुछ नए शब्दों के साथ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, व्हाट विल डू इज़ विल स्टार्ट टुडे सेशन। तो जो पहला शब्द है आज के क्लास का, द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेस क्लास इज प्लेजरिज्म। ये जो वर्ड है बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो प्लेजरिज्म वर्ड है इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। अब ये आपको समझाने के लिए मैं कैसे बोलूँ, देखिए कई बार क्या होता है, हमारी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, राइट, हमारी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, बट ऐसा कहा जाता है कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो रिसर्च का स्तर है दैट इज़ नॉट वेरी गुड, राइट। उनमें जो रिसर्च का स्तर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो कई बार जो रिसर्च में क्या होता है ना कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो दूसरे का रिसर्च वर्क कॉपी कर लेते हैं। फॉरेन राइटर्स का, जो फॉरेन के जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं उनका रिसर्च वर्क कॉपी कर लेते हैं और बोलते हैं कि भाई हमने तो नई इनोवेशन की है, हमने तो नया कुछ ढूंढ के लिखा निकाला हुआ है। बट इन रियलिटी वो क्या होता है, दैट इज़ अ कॉपी वर्क। मतलब दूसरे ने कुछ कुछ किया हुआ है और उसमें से थोड़े बहुत चेंजेस करके आपने अपना बना के उसको दिखा दिया, राइट। तो जो ऐसा कृत्य करता है उसको बोलते हैं अपन प्लेजरिज्म, राइट। सच एन एक्ट इज नोन एज प्लेजरिज्म, साहित्यिक चोरी, किसी के कार्य को अपना बताना। पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे दोस्तों। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। ये जो इसका इंग्लिश मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्सेज वर्क और आइडिया विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये प्रोफेसर साहब हैं। इन प्रोफेसर साहब ने कुछ रिसर्च किया, कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किया और ये स्टूडेंट है। अब इस स्टूडेंट ने क्या किया कि इनका रिसर्च पेपर उठाया और बस थोड़ा बहुत कॉपी मार के चला गया और बोला कि सर देखो मैं तो कुछ नया इनोवेशन करके आया हूँ। तो ये प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं मुझे पागल समझ रखा है, तू तो मेरे रिसर्च पेपर से ही निकाल के ला रहा है, भाई मुझे बेवकूफ़ मत बना, दिस इज़ प्लेजरिज्म। ओके, चलिए तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स मीन्स कॉपिंग, पायरेसी, इन्फ्रिंजमेंट एंड इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। एंटोनिम्स देखेंगे, ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये जो चारों शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कब हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब कोई आइडिया ओरिजिनल हो, मूल रूप में हो, वो चीज़ कॉपी ना किया गया हो, ठीक है। सेंटेंस एग्जाम्पल्स, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर प्लेजरिज्म इन द असाइनमेंट। जो स्टूडेंट था उसको क्यों पनिश किया गया, क्योंकि भाई वो जो असाइनमेंट था उसमें उसने चोरी करके लाया था। अब चोरी का मतलब क्या हुआ, अब जैसे तुम ही हो, अगर तुमको कॉलेज में कोई रिसर्च वर्क करने के लिए दिया गया है, फिर कोई ऐसे लिखने के लिए दिया गया, पर आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके उठा लो, तो दैट इज़ अ प्लेजरिज्म और उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आपको पनिश किया जाएगा। प्लेजरिज्म कैन डैमेज अ राइटर्स रेपुटेशन। देखिए कोई भी राइटर होता है या फिर कोई भी रिसर्चर होता है, उसकी जो सबसे बड़ी रेपुटेशन होती है वो ये होती है कि वो कोई भी काम ओरिजिनल कर रहा है। मतलब वो किसी चीज़ दूसरे के वर्क को अपना नहीं बता रहा है। अगर ऐसा होता है जनरली तो बोला जाता है कि भाई ये तो ऐसे ही हैं, इनके बस का कुछ नहीं है और ये बस दूसरे की कॉपी करके ले आते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो एरोफोबिया। एरोफोबिया जो शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका मतलब होता है उड़ान का डर। जैसे कई लोग होते हैं उनको एरोप्लेन में, उनको किस में बैठने में डर लगता है, एरोप्लेन में बैठने में डर लगता है। भाई क्यों डर लगता है एरोप्लेन में बैठने में, उसका एकमात्र कारण है कि भाई अगर एरोप्लेन में बैठेंगे तो पता नहीं कब उनका जो एरोप्लेन है कब वो नीचे गिर जाए, कुछ भी हो जाए, क्या समस्या हो जाए, वी डू नॉट नो, राइट। तो ऐसा व्यक्ति जिसको हवाई जहाज़ में बैठने में डर लगता है, तो इस तरीके के डर को उसको बोला जाता है एरोफोबिया। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, एन इंटेंस फियर ऑफ फ्लाइंग और एयर ट्रैवल। मतलब उड़ने का या फिर एयर ट्रैवल का जो डर होता है उसको बोलते हैं अपन एरोफोबिया। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, फियर ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइट एंग्जाइटी, एवियोफोबिया एंड फ्लाइंग फोबिया, राइट। जो चारों शब्द आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका मतलब होता है उड़ने का डर। एंटोनिम्स देखेंगे हम लोग, कॉन्फिडेंस, करेज, फियरलेसनेस एंड कंपोजर। सेंटेंस एग्जाम्पल, हिज एरोफोबिया प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बोर्डिंग द प्लेन। जो उसका एरोफोबिया था, जो उसका उड़ान का डर था, उसने उसको प्लेन पर बैठने से मना कर दिया। भाई वो मना नहीं किया, पर वो जो इंसान होगा वो अपने आप में इतना डरा होगा कि भाई वो जहाज़ के अंदर जाने से ही काँप रहा होगा, समझे आप। नाउ शी इज़ टेकिंग थेरेपी टू ओवरकम एरोफोबिया। वो जो है, कोई भी वुमेन है, लेडी है, वो थेरेपी ले रही है किस चीज़ से बचने के लिए, एरोफोबिया से बचने के लिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूमेन। जो एक्यूमेन शब्द है इसका मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि या फिर सूझबूझ। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, जिनका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, और वहीं पे कुछ लोग होते हैं बिल्कुल पागल टाइप के, ठीक है। कुछ लोग बहुत ही पागल टाइप के होते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनका
बहुत कुशाग्र बुद्धि होती है, बहुत अच्छे से उनका दिमाग चलता है, करेक्ट। तो जो ऐसे लोग जिनकी दिमाग बहुत कुशाग्र होता है, बहुत अच्छे से चल रहा होता है, तो उनके पास जो क्वालिटी होती है उसको अपन बोलते हैं एक्यूमेन, राइट। जिसके हम लोग इंग्लिश मीनिंग देखेंगे। इंग्लिश मीनिंग इज द एबिलिटी टू मेक क्विक एंड गुड जजमेंट्स। जो बहुत ही जल्दी अगर आप निर्णय ले पाते हैं और अच्छे निर्णय ले पाते हैं, तो वो दैट क्वालिटी इज नोन एज एक्यूमेन। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउ। जैसे ये इंसान को देखिए, देख के लग रहा है कि भाई कितने इंटेलिजेंट हैं एंड कितने ज़्यादा इनके पास दिमाग होगा, राइट। तो सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, इंसाइट, श्यूडनेस, सगैसिटी एंड परसेप्शन। तो जो देखिए बेटा, ये जो सगैसिटी एंड परसेप्शन वर्ड है ये पॉजिटिव सेंस में लिया हुआ है, बट ये जो श्यूडनेस आप वर्ड देख रहे हैं ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस लिया होता है। जैसे कि अगर कोई इंसान को हम लोग बोले दैट पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव सेंस में। पर अगर हम लोग बोले कि दैट पर्सन इज़ वेरी श्यूड, राइट, श्यूड का मतलब है चालाक है। जैसे लोमड़ी भी है, तो लोमड़ी भी चालाक है ना, लोमड़ी के पास भी बुद्धि ज़्यादा है, पर जनरली लोमड़ी जो जानवर है उसके बारे में लोग बोलते हैं कि भाई ये कब क्या कर डाले कोई भरोसा नहीं होता है ना। तो दिस इज नेगेटिव, लिटिल नेगेटिव वर्ड। एंटोनिम्स देखेंगे हम लोग, इग्नोरेंस, स्टूपिडिटी, डलनेस एंड नाइविटी। नाइविटी जो वर्ड इसका मतलब होता है कि एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आपको दुनिया के बारे में कुछ हवा ही नहीं है, कोई भी आता है आपको बेवकूफ़ बना के निकल लेता है ना। चलिए सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। हिज बिजनेस एक्यूमेन इम्प्रेस द इन्वेस्टर्स। उसका जो बिजनेस एक्यूमेन था उसने इन्वेस्टर्स को क्या कर लिया, इम्प्रेस कर लिया। शी सॉल्व द प्रॉब्लम विद रिमार्केबल एक्यूमेन। उसने समस्या को बहुत ही मतलब कुशाग्रता के साथ सॉल्व किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज घासली, राइट। जो घासली शब्द है इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत भयानक हो, बहुत भयावह हो। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में दो कारें आपस में भिड़ गई और उस भिड़ंत में कई लोग मारे गए, तो ऐसा जो दृश्य होगा, ऐसा जो नज़ारा होगा, वो देख करके ही आप परेशान हो जाएंगे कि भाई क्या नज़ारा है, दो गाड़ियाँ आपस में भिड़ गई और कितने सारे लोग मर गए। तो सच व्यू वुड बी अ घासली व्यू, है ना। इसके इंग्लिश मीनिंग हम लोग देखेंगे, एक्सट्रीमली शॉकिंग, हॉरिफाइंग और अनप्लेजेंट, है ना। जैसे यहाँ पर ही देखिए ये जो इंसान है कितना ज़्यादा शॉक में है ऐसे ऐसे घासली इंसिडेंट को देख करके, जहाँ पर एक इंसान को मर्डर कर दिया गया है एंड दिस इज़ अ क्राइम सीन। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है दिस इज एडजेक्टिव। सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, हॉरिबल, टेरिफाइंग, ड्रेडफुल एंड ग्रिसली। एंटोनिम्स आर गोइंग टू बी प्लेजेंट, डिलाइटफुल, अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग, राइट। मुझे लगता है कि चीज़ आपको क्लियर होगी। सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। सेंटेंस एग्जाम्पल्स आर, द एक्सीडेंट वॉज अ घासली साइट। जो एक्सीडेंट था वो बड़ा ही भयावह दृश्य था। और लाजमी सी बात है यार, कोई भी जो एक्सीडेंट होगा वो देख करके अच्छे अच्छों के हाथ पाँव फूल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन, ही डिस्क्राइब द मूवी एज घासली एंड डिस्टर्बिंग। उसने मूवी को भयावह और डिस्टर्बिंग करने वाला बताया। कुछ मूवीज़ होती हैं कई डरावनी सी होती हैं। जैसे मैं बचपन में था तो मैं बचपन में एक टीवी शो आता था, कोई है, राइट। तो वो तो बहुत ही डरावना होता था उस समय, राइट। पर कई चीज़ें होती हैं जो थ्रिल देती है आपको, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई यूज टू वॉच दैट सीरियल। चलिए नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? नो, द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो भेष बदल करके आए और बोले कि मैं ही हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, और कोई इंसान आया और उस इंसान ने आपका चेहरा ले लिया और आपकी मम्मी के सामने जाके चला गया और आपकी मम्मी से बोल रहा है यार ये तो मैं ही हूँ। तो तुमको कितना ख़राब लगेगा कि अरे यार ये तो धोखेबाज है, ये तो मतलब मेरा चेहरा लगा करके आ गया। जैसे आप यहाँ पर ही देखिए, ये जो इंसान है इनसे मिलने आया पर इसने किसी दूसरे इंसान का चेहरा लगा लिया। तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाएगा? ऐसे इंसान को बोला जाएगा इम्पोस्टर। इंग्लिश में देखेंगे हम लोग, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स। मतलब जो कोई दूसरा होने का दिखावा करता है, किस लिए भाई? दूसरे को धोखा देने के लिए, दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, फ्रॉड, प्रिटेंडर, डिसीवर एंड इसका कार्लैटन, राइट। तो ये जो वर्ड, सॉरी दिस इज़ नॉट कार्लैटन, दिस इज़ प्रोनाउंस्ड एज शार्लैटन, राइट। देखिए मतलब मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं कई बार, राइट। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दिस वर्ड, राइट, ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन है, ना तो आप इसको बोलेंगे चार्लैटन, ना तो आप इसको बोलेंगे कार्लैटन, इसको आप बोलेंगे शार्लैटन, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश है ही इतनी ही अजीबोगरीब लैंग्वेज, तो आपको प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं भी याद रखते हैं दैट इज़ नॉट एन इशू, बट इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो फ्रॉड हो। एंटोनिम्स देखेंगे हम लोग, जेन्युइन पर्सन, ऑथेंटिक, इंडिविजुअल, ओरिजिनल एंड लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब कानूनी चीज़ जो वास्तविक हो। सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। द इम्पोस्टर वॉज कॉट ट्राइंग टू एंटर द ऑफिस। जो इम्पोस्टर था, जो धोखेबाज था, वो ऑफिस में घुसता हुआ पाया गया। जैसे कि अभी बिहार में ऐसा कुछ चल रहा था कि कोई एक फेक IAS ऑफिसर जो है वो पकड़ा गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही टर्न आउट टू बी एन इम्पोस्टर पोजिंग एज अ डॉक्टर। वो एक धोखेबाज के तरीके से
उसका पता चला, क्योंकि भाई वो डॉक्टर होने का ढकोसला कर रहा था। मतलब आप डॉक्टर हो ही नहीं, आपने एमबीबीएस किया ही नहीं हुआ है, बट आप दुनिया में गा के बता रहे हो नहीं यार मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। कितनी गलत चीज़ होगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रिटिक, राइट। जो क्रिटिक होता है वो किसी चीज़ का आलोचक होता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा मूवी क्रिटिक, आपने अवश्य ये वर्ड ज़रूर से ज़रूर सुना होगा, आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, मूवी क्रिटिक, राइट। तो जो मूवी क्रिटिक इंसान होता है वो क्या करता है, ये बताता है आपको कि कोई मूवी कैसी है, मूवी देखने लायक भी है या नहीं है। कि पता चला आप गए और 200 रुपये का आपने टिकट खरीदा और जाके अपना टाइम वेस्ट करके आ रहे हो, राइट। पर इन रियल लाइफ जो क्रिटिक होता है वो कैसा होता है, वो जो होता है दैट मीन्स अ पर्सन who evaluates and give judgments about books, movies और परफॉर्मेंस। देखिए आज के समय में जो क्रिटिक शब्द है उसको नेगेटिव ले लिया जाता है कि नहीं यार वो तो क्रिटिकल हो रहा है भाई, इतनी ज़्यादा मेरे को क्रिटिसाइज़ मत करो। बट जनरली जो क्रिटिक शब्द है ये वास्तव में उतना नेगेटिव है नहीं, अगर आप इसको पॉजिटिवली देखें तो। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, करेक्ट। सिनोनिम्स देखेंगे, रिव्यूअर, इवैल्यूएटर, कमेंटेटर एंड एनालिस्ट। एंटोनिम्स, सपोर्टर, एडमायरर, फैन एंड प्रेजर। सिंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। द क्रिटिक प्रेज द एक्टर्स परफॉर्मेंस, जो क्रिटिक था उसने एक्टर की परफॉर्मेंस की तारीफ की, उसकी प्रशंसा की। नेक्स्ट वन, शी वर्क्स एज अ फिल्म क्रिटिक फॉर अ न्यूज़पेपर, वो कैसे काम करती है, एक न्यूज़पेपर के लिए, एक समाचार पत्र के लिए एक फिल्म क्रिटिक की तरह के काम करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज एडजॉइंस, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, एडजॉइन। दिस वर्ब, दिस वर्ड, ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर दोनों घर है, ये घर और ये घर, दोनों घर एक दूसरे के आसपास हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, राइट। तो वी कैन से दिस होम एडजॉइंस दिस वाला होम, राइट। तो एडजॉइन जो शब्द हुआ उसका मतलब होता है सटा हुआ होना, जुड़ा हुआ होना। इंग्लिश मीनिंग टू बी नेक्स्ट टू और कनेक्टेड विद समथिंग, ठीक है। सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग, बॉर्डर, अबट, नेबर एंड अटैच। देखिए ये जो वर्ड है अबट, राइट, अबट का मतलब होता है बिल्कुल अगल बगल होना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। एंटोनिम्स हम लोग देखेंगे, सेपरेट, डिटैच, डिवाइड एंड डिस्कनेक्ट। व्हाट आर द सेंटेंस एग्जाम्पल? सेंटेंस एग्जाम्पल्स क्या है? अवर हाउस एडजॉइंस द पार्क, जो हमारे घर है वो पार्क के जस्ट बगल में। द किचन एडजॉइंस द डाइनिंग हॉल, जो किचन है वो डाइनिंग हॉल को बिल्कुल बगल में है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज असर्टिव। असर्टिव कौन इंसान होता है? असर्टिव एक ऐसा इंसान होता है जो थोड़ा सा आत्मविश्वासी हो, नॉट थोड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वासी हो, और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाना जाता है। मान लीजिए कि अगर आप ही हैं एंड यू गेट अ जॉब, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं और यू रिपोर्ट टू द असिस्टेंट कमिश्नर, राइट। आप असिस्टेंट कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करते हैं जा करके, पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब आपसे बोल रहे हैं नहीं यार ऐसे काम करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए। बट अगर आप एक असर्टिव इंसान हैं, आप बोलेंगे कि नहीं यार, आई विल गो बाय द रूल बुक, मैं रूल बुक को ही फॉलो करूँगा, उसी के हिसाब से मैं काम करूँगा, और असिस्टेंट कमिश्नर साहब को आपकी बात माननी पड़ जाती है। तो ऐसी अवस्था में मैं बोलूँगा कि आप एक कैसे इंसान हो, यू आर एन असर्टिव पर्सन। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हम लोग। इसका जो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा, द इंग्लिश मीनिंग इज अ कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस और राइट्स विदाउट एग्रेशन। हाँ, यहाँ पे एक बहुत जो ज़रूरी चीज़ है वो ये समझना है। देखिए एक अपनी बातों को मनवाने के कई तरीके होते हैं, राइट। कुछ लोग गाली गलौज करके अपनी बातों को मनवाते हैं, कुछ लोग गुस्सा करके अपनी बातों को मनवाते हैं, पर एक ऐसा इंसान जो डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत के द्वारा अपनी बातों को मनवा ले, ऐसे इंसान को बोला जाता है असर्टिव। मतलब आप फालतू का एग्रेशन नहीं शो करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर ही देखेंगे सिनोनिम्स, कॉन्फिडेंट, फर्म, डिसाइसिव एंड सेल्फ एश्योर्ड। ये जो चारों शब्द हैं, दीज ऑल आर सिनोनिमस टू द वर्ड असर्टिव। एंटोनिम्स, टिमिड, डरपोक, पैसिव, हेजिटेंट एंड सबमिसिव। सबमिसिव कौन होता है भाई? एक ऐसा इंसान जो सामने वाले की बात मान ले। सेंटेंस एग्जांपल्स, शी गेव एन असर्टिव रिप्लाई ड्यूरिंग द डिबेट, उसने डिबेट के दौरान एक दृढ़ उत्तर दिया, है ना। बीइंग असर्टिव हेल्प्स इन वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, जो असर्टिव होना होता है वो आपको कहाँ पे मदद करता है? वो आपको वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। जैसे कि ये मैडम ही है, अब इसे एक सर साहब भी बोल रहे हैं कि नहीं यार जैसा मैंने प्लान किया हुआ वैसा ही आप करेंगे, तो मैडम बोल रही है नहीं मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है, हम लोग उसके थ्रू जाएंगे, राइट। तो इन्होंने बिना गुस्सा किए हुए अपनी बातों को मनवाया, तो इन लेडी को हम लोग क्या बोलेंगे? वील से दैट दिस लेडी इज असर्टिव, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है एफेबल, राइट। जो एफेबल शब्द है, एफेबल का मतलब क्या होता है? एफेबल मीन्स एक ऐसा इंसान जो मिलनसार हो, विनम्र हो, या फिर सहज स्वभाव का हो। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे हम लोग, फ्रेंडली, प्लेजेंट एंड ईजी टू टॉक टू। अब मान लीजिए कोई लोग होते हैं, उनसे आप जाते हैं, बड़े ही प्रेम से बातचीत करते हैं, बहुत ही अच्छे से बातचीत करते हैं, पर कुछ लोग होते हैं बड़े ही गुस्सा करते हैं, गए भाई मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बहुत सारा काम करना है, ये वो। तो ऐसे लोगों से कौन ही बात करना चाहेगा, राइट। तो अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, राइट, यू वांट टू मेक मोर नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड
यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ, देन यू हैव टू बी एन एफेबल पर्सन, आपको एक एफेबल इंसान होना चाहिए। सिनोनिम्स हम लोग देखेंगे फ्रेंडली, एमिएबल, कॉर्डियल एंड जीनियल, राइट। ये जो चारों शब्द इनका मतलब होता है एक मिलनसार इंसान। एंटोनिम्स रूड, अलूफ, हॉस्टाइल एंड अनफ्रेंडली, मतलब जो दोस्ताना ना हो। सेंटेंस एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। सेंटेंस एग्जाम्पल्स आर द टीचर इज़ एफेबल विद ऑल द स्टूडेंट, जो टीचर है वो बाकी सभी स्टूडेंट के साथ कैसा है, एफेबल है, मिलनसार है ना। ही हैज़ एन एफेबल पर्सनैलिटी, उसके पास कैसी व्यक्तित्व है, उसके पास एक एन एफेबल व्यक्तित्व है, मिलनसार व्यक्तित्व है। देखिए अगर आप लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, देखिए कई बार हमें क्या लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, तो हमें किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं, मित्रता करने की ज़रूरत नहीं। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी इंटेलिजेंस, आपके दिमाग, आपके रिसोर्सेज से कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, राइट। तो बीइंग एन एफेबल इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। लेट्स मूव अहेड, लेट अस what is the next word? Okay, the next word is consternation, right? जो consternation शब्द है इसका मतलब होता है घबराहट। अब जैसे आप ही है ना, कभी कभी बहुत सी घबराहट सी होने लगती है यार कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मान लो तुम एग्ज़ाम है और तुम एग्ज़ाम देकर के आए एसएससी का, और तुम्हारे मार्क्स जो है बिल्कुल कट ऑफ के 1-2 नंबर ही आसपास हैं, और तुम बिल्कुल अपना रिजल्ट देख रहे हो, रोल नंबर डाल रहे हो, तो तुमको कैसी घबराहट सी होगी कि यार मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या बोलेंगे, मेरे माता पिता मुझसे क्या बोलेंगे, है ना। तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है कॉन्स्टर्नेशन का। जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए आप, यहाँ पर घर में धमाका हो रखा है, आग लग रखी है, तो ये जो सर है और ये जो मैडम है बिल्कुल ही फियर में है, डर में है, कन्फ्यूजन में है। तो ऐसी जो फीलिंग होगी उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टर्नेशन। इंग्लिश मीनिंग हम लोग देखेंगे, a feeling of sudden shock or anxiety that causes confusion. Part of speech is noun. Synonyms are going to be alarm, dismay, panic and shock. Antonyms क्या हो जाएंगे इसके? Antonyms हो जाएंगे calmness, composure, relief and assurance, right? तो these all the synonyms and antonyms to the word consternation. Sentence examples हम लोग देखेंगे। Sentence examples क्या क्या है? Sentence examples are the announcement caused consternation among the employees. जो अनाउंसमेंट थी, जो घोषणा की गई, उसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ थे, जो कर्मचारी थे, उनके बीच में घबराहट आ गई। अब जैसे तुम ही हो, मान लो तुम ऑफिस का काम करते हो और तुमको अचानक से तुम्हारे बॉस आकर के फील्ड ड्यूटी देते हैं, तो आप कितने ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आप बोलोगे अरे यार मैं तो दिन भर ऑफिस का काम किया करता था, अब मेरे को फील्ड विजिट करना पड़ेगा। आप कितने परेशान से हो जाओगे आप, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी लुक्ड एट द ब्रोकन वेस इन द कॉन्स्टर्नेशन। उसने ब्रोकन वेस को, अब वेस मतलब एक छोटा सा उसमें पौधे वगैरह रखे होते हैं, राइट। तो उस वेस को जो टूट गया उसको उसने बड़ी घबराहट और बिल्कुल ही परेशानी की तरफ से देखा, ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है इसी के साथ हमने आज के सारे शब्द कंप्लीट कर लिए हैं। और देखिए जो टैबलेट में मैं सेशन लेता हूँ, विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, विदाउट क्रैकिंग एनी जोक्स, मैं आपके समय को समझते हुए जल्दी से जल्दी इन सेशंस को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंस अगेन वी वुड बी मीटिंग अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच for attending today's class, and let us meet in the next class again. आप ऐसे ही खुश रहिए, enjoy करते रहिए, and keep a smile on your face. Thank you so much for attending today's class. See you in the next session. Bye and take care.